हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट बिगिनिंग एकेडमी की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अभी हिमाचल प्रदेश में आगे पटवारी का एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए ब्राइट बिगिनिंग एकेडमी ऑनलाइन बैचेज शुरू कर चुकी है, जिसमें कि आपको सारा जो आपका सिलेबस रहेगा वो कंप्लीट कवर करवाया जाएगा। ऑनलाइन फ्री क्लासेस यूट्यूब पे बीबी एकेडमी की तरफ से ये प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो हमने अभी पीछे जो हमने साइंस में टॉपिक डिस्कस किया था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। इसमें से भी आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हालांकि आपने अभी जेबीटी का जो एग्जाम हुआ था, जेबीटी की जो पिछली जितनी भी शिफ्टें हैं, आपने उनसे एनालिसिस किया होगा कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप से आपसे पूछ रहा है। तो ये जो चैप्टर है आपका, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमने थ्योरी सेशन शुरू कर दिया है, जो अभी हमने पहला चैप्टर पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ फूड वाला। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चे किसके बारे में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब इसमें हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, सबसे पहले बात करूँ, हम सीधे एनसीईआरटी पैटर्न पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आजकल एनसीईआरटी पैटर्न से ही पूछा जा रहा है। जो आपकी 6 to 10th एनसीईआरटी है, उसमें से ही एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे आज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसको आप क्या बोलते हैं, बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम, ये आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी पूरी थ्योरी डिटेल से पढ़ेंगे। हालांकि मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इसके, वो एमसीक्यू के फॉर्म में आपको पहले एक वीडियो में डाल चुका हूँ इसकी, वो भी आपने देख लेना है इसके बाद। लेकिन आज थ्योरी डिस्कस करेंगे, जो जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस करनी है। ये आपके लिए जो HPRCA, जो आपका अभी HPRCA कंडक्ट करवाएगा, किसका, पटवारी का एग्जाम होगा, पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम होगा, या फिर जितने भी आपके HP गवर्नमेंट में एग्जाम होने, उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, या फिर आपका जो SSC एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसमें भी UPSC, KVS, NVS, EMR, सबके लिए ये साइंस सेम रहती है। जो NCERT है, साइंस में कोई भी बदलाव नहीं आता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। अच्छा, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सबसे पहले आप देखेंगे, हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, फोर्स की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, दूसरा हमारे पास इनर्शिया आता है। ठीक है, और इनर्शिया और मास आपस में लिंक्ड है, सेकंड में हम ये पढ़ेंगे। तीसरा हमारे पास इनर्शिया के टाइप, पहला आता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा कौन सा था, इनर्शिया ऑफ मोशन, जिसको आप जड़त्व बोलते हैं। ठीक है, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व। अगला हम डिस्कस करेंगे दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी आएगा आपके पास इसमें। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, उसके बाद हम पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ, उसके बाद जो आएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ, और लास्ट में आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इतनी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में जिस तरीके से आपको दिया गया है, जो एनसीईआरटी में चीजें हैं, उस हिसाब से हम सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। क्यों? आपने देखा होगा पैटर्न, जो HPRCA जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, जो उसमें एजेंसी है TCS, वो सारा का सारा जो है एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो कर रहा है। बिल्कुल छोटी से छोटी चीज एनसीईआरटी की आपसे पूछी जा रही है, और उसी बेस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, हमारे पास आता है फोर्स के बारे में। ठीक है, अब ये फोर्स क्या होती है, आपके पास बल के बारे में। देखो फोर्स, सबसे पहली चीज बेटा, अगर मैं बात करूं तो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि बल क्या होता है, किसी चीज को खींचना या उसको धक्का मारना। तो आप बल एनर्जी लगाते हो। ठीक है, किसी चीज को आपने धक्का मारना है तो उसको क्या है, पुश करोगे, या उसको क्या है, खींचोगे आपके पास। ठीक है, तो मतलब किसी चीज को आपने खींचना या उस चीज को धक्का मारना, यही आपका बल होता है। इसी को आप फोर्स बोलते हैं, मतलब पुल एंड पुश, किसी चीज को पुल एंड पुश करना, दैट इज कॉल्ड फोर्स। यही फोर्स है आपके पास। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखी है यहां पे कि क्या है, फोर्स इज अ पुश और पुल दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, द स्पीड, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द शेप, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल सी डेफिनेशन है कि आपके पास बल क्या होता है, बल एक धक्का या खिंचाव है। ठीक है, धक्का मारना या खींचना, जो किसी वस्तु की विराम अवस्था, रुकी हुई चीज, अगर गति की दिशा,
आपके पास गति कर रही है कोई, उसकी डायरेक्शन चेंज करना है, ठीक है। चाल या आकार, स्पीड चेंज करना या उसकी जो शेप है उसको चेंज करना और आकृति को बदल सकता है। तो सिंपल सी एक डेफिनेशन है कि फोर्स क्या है, दैट इज पुल एंड पुश। किसी चीज को धक्का मारना या उस चीज को खींचना ताकि उसकी विराम अवस्था में परिवर्तन आए या उसकी आकृति में चेंज आए, उसकी क्या शेप चेंज हो जाए, उसी को आप क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं बेटा, ठीक है। क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास फोर्स भी दो टाइप की होती है, जो एनसीईआरटी में आपके पास प्रेजेंट है चीज, उसी को हम डिस्कस करेंगे। अब देखना, फोर्स हमारे पास एक होती है बैलेंस्ड फोर्स, दूसरी कौन सी होती है, अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड का एक क्वेश्चन देखा था मैंने अभी सीबीएसई में, जो अभी सीबीएसई का हुआ है जेबीटी का एग्जाम, उसमें सेकंड शिफ्ट में देखना आप, ठीक है। उसमें बोला गया है कि अगर किसी वस्तु पर बैलेंस्ड फोर्स लगाई जाती है, ठीक है, तो उसकी गति में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उसकी गति में क्या है, परिवर्तन तो नहीं होगा क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स है, ना तो उसकी गति में परिवर्तन होगा, ठीक है, और वो विराम अवस्था में ही रहेगी। हाँ, एक चीज हो सकता है बेटा, उसमें ये पूछा था उसने कि किस में परिवर्तन आएगा, तो उसकी आकृति में परिवर्तन आ सकता है, उसकी शेप चेंज हो सकती है, बाकी उसका कोई चेंज नहीं होगा आपके पास, ठीक है। आप ट्राई कर लेना, अगर आप किसी वस्तु के ऊपर दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, एक इधर को पुश कर रहा है, पहली साइड से भी पुश कर रहा है, हाँ एक चीज ध्यान रखना, फोर्स होनी चाहिए वो बराबर। अगर यहां से 2 न्यूटन लगा रहे हो तो उधर से भी 2 न्यूटन ही लगनी चाहिए, ठीक है। अब ये न्यूटन क्या होता है, न्यूटन बेटा किसकी है, बल का एसआई मात्रक है, फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन, ठीक है। अच्छा, हमारे पास बैलेंस्ड फोर्स है। बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है, सुनना ध्यान से, व्हेन फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल एंड अपोजिट, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रही है, द नेट फोर्स इज जीरो, टोटल फोर्स कितनी होगी, जीरो होगी। दे डू नॉट चेंज द ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन बट मे चेंज इट्स क्या है, शेप। सिंपल सा कहने का मतलब है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाले बल बराबर और विपरीत होते हैं, ध्यान से सुनना ये बात, ठीक है, तो परिणामी बल शून्य हो जाता है, जो नेट फोर्स आएगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। यह वस्तु की गति, ध्यान रखना, यह वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन इसका आकार बदल सकते हैं। सिंपल सा कहने का मतलब है कि फोर्स लगेगी, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, कैसे है ये, अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इधर मैं खड़ा हूं, ऊपरली साइड कोई मेरा दोस्त खड़ा है, ठीक है, इधर से भी फोर्स लग रही है, मान लो इधर से फोर्स लग रही है एफ, फिर इधर से भी फोर्स लगेगी एफ फोर्स लग रही है, मतलब दोनों साइड से बराबर फोर्स है, इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी, इधर से मैं पुश कर रहा हूं, इधर से कोई मेरा दोस्त हो वो पुश कर रहा है, या कोई आपका दोस्त होगा वो पुश कर रहा होगा, दोनों साइड से बराबर फोर्स लग रही है। अब पहली चीज, इधर से मैं भी फोर्स लगा रहा हूं 2 न्यूटन, परे से मेरा दोस्त भी 2 न्यूटन लगा रहा है, तो इसकी गति में तो चेंज नहीं आएगा, इसकी विराम अवस्था में कोई चेंज नहीं है, गति में नहीं आएगी ये वस्तु, लेकिन हाँ एक चीज हो सकती है, इसकी जो है शेप चेंज हो सकती है, शेप अंदर को जा सकती है, शेप में आपका परिवर्तन आ सकता है, तो उसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। अब देखो नेट फोर्स क्यों जीरो आएगी, क्यों, देखो 2 न्यूटन, मान लो मैं इधर को लगा रहा हूं, आपके पास क्वाड्रेंट होते हैं 4, इस साइड वाला क्या हो गया पॉजिटिव, इस साइड वाला क्या होता है नेगेटिव होता है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं तो मतलब मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा रहा हूं, परली साइड से उल्टी विपरीत दिशा में फोर्स लग रहा है कि ये नेगेटिव वाला फोर्स है, ये नेगेटिव वाला फोर्स है। तो अगर मेरे को इसी में टोटल फोर्स निकालनी है तो एफ टोटल अगर मैं बात करूं, एफ टोटल देखो इधर को लग रही थी 2 न्यूटन, पॉजिटिव है तो मैंने लिख दिया 2 न्यूटन, टोटल जोड़ के आएगी ना दोनों को। अब ये डायरेक्शन है इधर उल्टी है इसके, तो नेगेटिव डायरेक्शन है, तो इधर क्या लिखूंगा माइनस के 2 न्यूटन, 2 न्यूटन में से 2 न्यूटन गया, कितना आ गया 0। तो इतना ध्यान रखना आपने, क्या ध्यान रखना है कि अगर फोर्स बैलेंस्ड है तो टोटल जो परिणामी बल होता है एफ नेट कितना आता है 0 आता है, बस इतना याद रखना है इसके बारे में। जो आपकी बैलेंस्ड फोर्स है क्या बोलती है कि टोटल फोर्स नेट फोर्स तो 0 होगा, और ना वस्तु की गति में कोई परिवर्तन आएगा, ना उसकी विराम अवस्था में वस्तु है तो गति में नहीं जाएगी वो,
अगर आप बैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हो चारों तरफ से, दोनों तरफ से, ठीक है, नेट फोर्स उसमें कितनी होगी? 0 होगी। तो ध्यान रखना बच्चे, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। और दूसरी चीज आपने क्या याद रखना है? बल के बारे में याद रखना है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट के बारे में मैंने डिस्कस कराया था। क्या होती है इसकी एसआई यूनिट? न्यूटन होती है, न्यूटन होती है आपके पास। ये बल का एसआई मात्रक है। और आपने क्या चीज याद रखनी है? और याद रखना है आपने सीजीएस यूनिट। सीजीएस मैंने आपको बताया था, सी का मतलब होता है सेंटी, जी का मतलब क्या होता है आपके पास? ग्राम, एस का मतलब क्या होता है? सेकंड, ठीक है। मतलब आप सेंटीमीटर में किसको मेजर करोगे? लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करोगे। आप मास को किस में मेजर करोगे? ग्राम में मेजर करोगे। टाइम को सेकंड में मेजर करोगे, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या है फोर्स की? ये नोट करना है आपने। इसकी एसआई यूनिट क्या रहने वाली है? न्यूटन। अगर मैं आपसे बात करूं सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट क्या होती है बच्चे? इसकी डायन होती है। ये भी आपने याद रखना है। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? डायन हो जाएगी। और एक रिलेशन याद रखना, जो आपका 1 न्यूटन है ना, 1 न्यूटन बराबर किसके होता है? 10 की पावर 5 डायन के होता है। ये आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा ये चीज, किसके बराबर होता है? 10 की पावर 5 डायन के होता है। तो इतना चीज आपने याद रखनी है इसकी एसआई यूनिट और सीजीएस और एसआई के बारे में। और 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है? 10 की पावर 5 डायन की। आपसे डायरेक्ट पूछेगा ये क्वेश्चन कि आप बताओ 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है, ठीक है। अब हमने बैलेंस्ड फोर्स पढ़ ली है। अब देखो यहां पे, अब मेरे पास क्या आती है? अनबैलेंस्ड फोर्स आती है, जिसको आप असंतुलित बल बोलते हैं। मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा कि मान लो फॉर एग्जांपल, वही मान लो एक साइड से आप बल लगा रहे हो, दूसरी साइड से आपका कोई दोस्त बल लगा रहा है। अब मान लो मैं, आपका जो दोस्त है बिल्कुल हट्टा कट्टा है, खा पी के बिल्कुल तंदुरुस्त है, उसके पास एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, तो ज्यादा फोर्स लगा सकता है एज कंपेयर टू जब आप फोर्स लगाओगे। मान लो उसने परे से कितनी लगाई? 8 न्यूटन का बल लगाया। अब आप इधर से लगा रहे हो 2 न्यूटन का, तो किसकी साइड से बॉडी है, किसकी साइड को ज्यादा जाएगी? आपकी तरफ को आएगी। क्यों? वो बल ज्यादा लगा रहा है। एक साइड से अगर ज्यादा बल लगे, दूसरी साइड से कम बल लगे, तो उसको अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं, असंतुलित बल बोलते हैं। इतना ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो यही बोला गया है कि व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट 0, 0 तो नहीं आएगी। एक साइड से 8 लग रही है, दूसरी साइड से 2 लग रही है, तो 8 में से 2 गया, 6 न्यूटन बचेगी आपके पास। समझ आई बच्चे ये चीज? तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इट कॉजेज, ध्यान रखना, इट कॉजेज एक्सेलरेशन चेंज इन स्पीड ऑफ डायरेक्शन। अभी एक्सेलरेशन क्या होता है? त्वरण। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड। आपकी स्पीड में परिवर्तन आएगा। अभी अनबैलेंस्ड फोर्स किसको? ध्यान रखना, जब किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल 0 नहीं होता है, तो यह वस्तु में त्वरण, चाल या दिशा में परिवर्तन उत्पन्न करती है। उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। या तो उसकी चाल में परिवर्तन आएगा, या उसकी दिशा में परिवर्तन आएगा, कहीं ना कहीं तो परिवर्तन आएगा आपके पास, उसके मोशन में परिवर्तन हो जाएगा एक साइड से आपके पास। अब सुना, समझना इसको ध्यान से, कैसे ये बात कर रहा है। मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास यही बॉक्स है, यही बॉक्स है, इस पे इस साइड से आप बल लगा रहे हो कितना? 8 न्यूटन। परली तरफ से कोई आपका दोस्त बल लगा रहा है कितना? 15 न्यूटन। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। अब देखो यहां से ज्यादा बल लग रहा है, इधर से ज्यादा फोर्स लग रही है, तो ये बॉडी किस तरफ को मूव करेगी? इस तरफ को जाएगी ज्यादा। समझ आई चीज? अगर मेरे को नेट निकालनी है तो नेट फोर्स इसमें 0 नहीं रहने वाला है। क्यों नहीं रहने वाला है? क्योंकि देखो 8 न्यूटन तो चलो इधर को लग रही है, 8 न्यूटन मान लो, मैंने पॉजिटिव मान लिया इस डायरेक्शन को, लेकिन 15 न्यूटन तो इधर को लग रही है, तो इधर को नेगेटिव है, तो माइनस के 15 न्यूटन। 8 में से 15 गया, कितना बचेगा आपके पास? 7 न्यूटन आ जाएगा माइनस का, और ये माइनस डायरेक्शन का है। ये भी याद रखना, आपके पास फोर्स कैसी क्वांटिटी है? ये आपकी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? फोर्स की डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में लगाओगे आप, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगती है। आपके पास अदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो फोर्स कैसी है आपके पास? ये एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। या आप इसको क्या बोलते हो? सदिश राशि भी बोलते हो। क्या बोलते हो इसको? सदिश राशि। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको भी आपने याद रखना है। इतनी चीजें आपने अच्छे से अपने माइंड में बिठा के रखनी है। तो ये कुछ फोर्स का इंट्रोडक्शन हो गया। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगला हमारे पास है इनर्शिया। अब सुनना, ये इनर्शिया क्या है?
आप लोगों ने पढ़ा होगा इनर्शिया के बारे में, या आपने इतना तो सुना ही होगा कि जो न्यूटन का पहला नियम है उसको इनर्शिया का नियम भी बोलते हैं, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अब सुनना ये इनर्शिया क्या है। अब सुनो, पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा बहुत। इनर्शिया क्या होता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है ना, तो विराम अवस्था में खुश रहना चाहती है। उसकी आप अगर विराम अवस्था में परिवर्तन ला रहे हो ना, तो वही इनर्शिया कहलाता है। वो विराम अवस्था में खुश थी, अगर आप उसको विराम अवस्था से मोशन में ला रहे हो तो इनर्शिया का एक टाइप हो गया है। तो अगर कोई वस्तु विराम है तो विराम में ही रहना चाहेगी, उसको बोलते हैं विराम का जड़त्व। अगर कोई वस्तु मोशन में है, गति कर रही है, तो गति करना चाहेगी, वो विराम अवस्था में नहीं आना चाहेगी, वो आपकी रेस्ट में नहीं आना चाहेगी, वो मोशन में ही रहना चाहेगी, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। और डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन का है मतलब अगर कोई दिशा में परिवर्तन आ रहा है उसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलेंगे। तो इनर्शिया का सिंपल सा फंडा है, देखना आपने ध्यान से ये डेफिनेशन पढ़नी है। इनर्शिया क्या होता है? इट इज द नेचुरल टेंडेंसी, इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब यह किसी वस्तु का प्राकृतिक गुण है, एक नेचुरल आपके पास टेंडेंसी है, प्राकृतिक गुण है किसी भी वस्तु का, ठीक है, जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपसे पूछे कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है या कोई वस्तु आपकी एक समान गति कर रही है, तो अगर उसकी परिवर्तन, उसकी पोजीशन में आपने चेंज लाना है तो उसको क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। अपनी पोजीशन में चेंज नहीं होने देता है उसको क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। मतलब कोई वस्तु विरामावस्था में खुश है, आप लोग बिल्कुल दिन भर, अगर आपसे घर वाले बोले कि छोड़ दे पढ़ना, नहीं पढ़ना है, तो आप खुश हो एकदम, फोन चला दिन भर, आप खुश हो, दिन भर फोन चलाओ, रील्स देखो, आप खुश हो। अगर आप फोन ले जाए तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये जड़त्व का भी यही बात है कि अगर आप कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में खुश हो, अगर आप उसमें परिवर्तन कर रहे हो तो इसका मतलब आप जड़त्व कर रहे हो, इनर्शिया कर रहे हो। वो अपनी पोजीशन में चेंज नहीं लाना चाहती, वो जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में वो खुश है, उसको बोलते हैं बेटा इनर्शिया। क्या बोलते हैं उसको? इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। अब आपके पास कुछ है कि मास एज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, कि जड़त्व की माप क्या है? द्रव्यमान है। अब अगर भी इनर्शिया को मेजर करना है तो आप मास की बात आ गई, ठीक है। अगर मास की बात कैसे आई? देखो, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। अ हेवियर ऑब्जेक्ट हैज मोर इनर्शिया, इट इज हार्डर टू मूव और स्टॉप। अब ये मास का क्या परिवर्तन? द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु के अंदर जो एक्चुअल अमाउंट में कोई क्वांटिटी प्रेजेंट है। देखो, मास और वेट दोनों चीजें डिफरेंट है। हम बोलते हैं ना कि हम वेट को किसमें, केजी में मेजर कर रहे हैं, नहीं, वेट की ऐसा यूनिट तो न्यूटन होती है, केजी में तो मास मेजर करते हैं हम, समझ आई। और हमारा असली वेट नहीं होता, वो ग्रेविटी साथ में इंक्लूड होती है उसमें, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो आपके पास क्या है? वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। तो अगर आपसे पूछे कि जड़त्व किसके ऊपर निर्भर करता है, इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इनर्शिया मास के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है और उसे हिलाना या रोकना कठिन हो जाता है। जिसका जितना ज्यादा मास है, अगर मैं बात करूं, एक साइड मेरे पास प्लास्टिक की चीज रखी है, एक साइड मेरे पास लोहे की चीज रखी है, तो लोहे की चीज को हिलाना टफ हो जाएगा ना, लोहे की चीज को हिलाना मुश्किल हो जाएगा एज कंपेयर टू आपने कौन सी करनी है, अगर आपने प्लास्टिक की चीज हिलानी है। तो ये बात है। तो यहां से एक चीज याद रखना, इनर्शिया को डिनोट करते हैं आई से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब समानुपाती किसके होता है? मास के होता है द्रव्यमान पे। जहां पे ये क्या चीज है आपके पास? ये इनर्शिया है, और ये क्या चीज है आपके पास? ये मास है। तो ध्यान रखना, इनर्शिया मास के ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया भी ज्यादा है, क्योंकि सामने है चीज। अगर ये चीज ज्यादा होगी तो ये चीज भी ज्यादा होगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक लोहे की वस्तु को आपने क्या करना है, धक्का मार रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, और एक प्लास्टिक की वस्तु को फोर्स लगा रहे हो, तो इनर्शिया किस में ज्यादा लगेगा? इनर्शिया किस में ज्यादा होगा? जो चीज आपकी भारी है, जिस चीज में आपके पास जो चीज भारी है उसमें इनर्शिया ज्यादा लगेगा। समझ आई ये चीज? तो
तो इतना डिस्कस हो गया हमारे पास, इतनी चीज मानता हूं कि आपको आपके दिमाग में बैठ गई होगी ये चीज। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या आ गया हमारे पास, नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास इनर्शिया के टाइप। सबसे पहला टाइप आता है आपके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मैंने बोला है 3 टाइप के होते हैं इनर्शिया। कौन से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट में इसको बोलते हैं विराम का जड़त्व भी बोलते हैं। अब मैंने बोला है कि कोई चीज विराम अवस्था में तो विराम में ही रहना चाहिए वो। ठीक है, कोई चीज अगर आपके पास क्या है, मोशन कर रही है तो मोशन ही करना चाहिए वो। कोई डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में चल रही है तो एक डायरेक्शन में चलना चाहिए वो। ठीक है, तो याद रखना ये क्या होता है, जब किसी वस्तु का अपनी विराम अवस्था में बने रहने की प्रवृत्ति को विराम का जड़त्व कहते हैं। मतलब द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। वस्तु विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, उसको विराम का जड़त्व बोलते हैं। ठीक है, कोई वस्तु तब तक गति नहीं करती जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तब तक कोई भी जो बॉडी है वो मूव नहीं करेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाई जाती। ठीक है, तो इतना डिस्कस हो गया। अब सुनो इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब सुनना, आपने देखा होगा कि बस स्टैंड पे मान लो बस रुकी हुई है। जिस टाइम आपकी बस रुकी हुई होगी, ठीक है, बस क्या है, रुकी हुई है, तो बस रुकी हुई है, उस टाइम आप बैठे हो, एकदम से ड्राइवर बैठा, ड्राइवर ने बस शुरू कर दी, तो आप एकदम से पीछे की तरफ जाओगे। आपने देखा होगा ये एग्जाम्पल, आप एकदम पीछे की तरफ जाओगे। तो आप शुरू में रेस्ट में थे, तो उस टाइम विराम अवस्था में थे, एकदम से बस चली, बस मोशन में आ गई, तो विराम से आप किस में आ गए, आप गति में आ गए, मोशन की स्टेट में आ गए। अब मोशन की अगर आप स्टेट में आए हो तो इसका मतलब आपकी विराम की पोजीशन चली गई है, आप मोशन में आ गए, एकदम पीछे को धक्का लगता है इसलिए। तो आप स्टेबल थे विराम अवस्था में। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल दिया है कि जब बस अचानक चलती है, एकदम से चलना शुरू हो जाए, आप खड़े हो, आपने देखा नहीं कि ड्राइवर भी एंटर कर चुका है, एकदम से चल, तो आप पीछे की तरफ जाओगे। ठीक है, तो यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर का निचला हिस्सा, यहां से जो आपका नीचे वाला निचला हिस्सा होता है, शरीर का निचला हिस्सा बस के साथ गति में आ जाता है और ऊपरी हिस्सा विराम के जड़त्व के कारण स्थिर रहने की कोशिश करता है। हमारा अपर जो पार्ट है वो शुरू में विराम अवस्था में था, तो बाद में भी वो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा, वो गति नहीं कर सकता है। अब वो अगर विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा तो इसलिए एकदम से वो गति में आ जाता है, तो इसको विराम का जड़त्व बोलेंगे। अच्छा, इसका उल्टा हो जाता है बिल्कुल, आपके पास जो इनर्शिया ऑफ मोशन की आप बात करोगे वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला हम डिस्कस करते हैं। अगला हमारे पास क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टू कंटिन्यू मूविंग एट द सेम स्पीड एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन का सिंपल सा एग्जांपल है, अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहिए। अगर उसकी गति की जो उसकी प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, वो इनर्शिया ऑफ मोशन है। अगर कोई वस्तु जो है, कोई बॉडी है, वो मोशन में, तो मोशन में ही रहना चाहिए, मोशन में खुश है वो रेस्ट में नहीं आना चाहती है। ठीक है, तो यही बोलते हैं कि गतिमान वस्तु की उसी चाल और उसी दिशा में गति जारी रखने की प्रवृत्ति को गति का जड़त्व कहते हैं। अभी उदाहरण दे रखा है, अब उल्टा हो गया, एकदम से अब मोशन में है, आपके पास बस मोशन में, मोशन कर रही है, अब मोशन में आप चली हुई बस है, अब एकदम से अगर ब्रेक मार दे तो एकदम से आप आगे की तरफ जाते हो। ठीक है, अब आगे की तरफ जाओ, मोशन में थी चीज, अब आगे की तरफ चले गए, तो इसका मतलब उसको कौन सा इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन है। आपके पास जो है गति का जड़त्व है, ये सिंपल सा चीज है। अब एग्जांपल दे रखा है, जब तेज चलती बस में अचानक ब्रेक लगाए जाते हैं तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, शरीर गति की अवस्था में होता है और वह रुकने की स्थिति में आने का विरोध करता है। ये सिंपल सी चीज है जो आपका इनर्शिया ऑफ मोशन है। अब देखो समझने का तरीका, अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा, एग्जाम्पल कैसे पता करने हैं, कैसे समझना है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इसका मतलब वो चीज शुरू में किस में होगी, रेस्ट में होगी, विराम अवस्था में होगी, बाद में उसको मोशन में लाया गया है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट आ गया। और इनर्शिया ऑफ मोशन का कैसे पता लगाना है, जो आपका गति का जड़त्व होगा उसका कैसे पता लगाना है, उसका इस तरीके से आपने पता लगाना है कि वो चीज पहले मोशन में होगी,
पहले वो मोशन कर रही होगी, बाद में वो कहां पे आई है, रुक गई है, स्थिर अवस्था में आई है, वो होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। अब नेक्स्ट आता है आपके पास तीसरा जो टाइप आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आता है, दिशा का जड़त्व। अब ये क्या हो जाएगा, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। एक ही डायरेक्शन में अपनी डायरेक्शन को मेंटेन करना किसी बॉडी का वो नेचुरल जो आपके पास टेंडेंसी है उसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलेंगे। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स पाथ अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर आप क्या है, फोर्स नहीं लगा रहे हो बाहर से। सिंपल सी चीज है, किसी वस्तु की अपनी गति की दिशा को बनाए रखने की प्रवृत्ति को दिशा का जड़त्व कहते हैं। वस्तु अपनी दिशा तब तक नहीं बदलती जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी वस्तु की अपनी जो गति है किसी दिशा में ट्रेवल कर रही है, मान लो ईस्ट में ट्रेवल कर रहा है कोई चीज, ईस्ट में जा रहे हो आप, तो वो ईस्ट में ही रहना चाहती थी। अगर एकदम से मोड़ दोगे तो आपका शरीर उस जिस डायरेक्शन में आप मोड़ काट रहे हो ना उसके विपरीत डायरेक्शन में चला जाता है, तो उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। ये एग्जांपल दे रखा है आपको, जब कार अचानक मुड़ती है, व्हेन अ कार टेक्स अ शार्प टर्न एट हाई स्पीड पे, ठीक है, तो यात्री दूसरी ओर झुक जाते हैं, शरीर अपनी मूल दिशा में ही चलने का प्रयास करता है। जिस डायरेक्शन में आप जा रहे थे ना, शरीर उसी डायरेक्शन में जाना चाहता है, लेकिन आपने एकदम मोड़ दिया तो शरीर उसके विपरीत दिशा में चला गया। ये है आपके पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो तीनों इनर्शिया आपको कंप्लीट हो गए, इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज मैंने एनसीईआरटी से उठाई है, हर एक चीज इधर एनसीईआरटी की आपको मिलने वाली है और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप चाहे शिफ्ट चेक कर लेना, जेबीटी की जितनी भी शिफ्टें हुई है उसमें आप देख लेना साइंस का वेटेज कितना रहता है। साइंस अब कम से कम 20 से 22 से 25 क्वेश्चन पूछ रहा है एनसीईआरटी, जो आपके पास एग्जाम हो रहा है अभी एचपीआरसी जो कंडक्ट करवाएगा जो एग्जाम पटवारी का। तो पटवारी के लिए खासकर मैं ये बात बोल रहा हूं कि जो अभी पटवारी का एग्जाम होना है ना, उसमें आपको साइंस के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप साइंस की वेटेज समझ सकते हो कि आपके लिए कितना वैल्यूबल रहने वाली है। हर एक चीज एनसीईआरटी की आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 3 टाइप के इनर्शिया, हमने ये चीज डिस्कस कर ली है। अब हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ आता है, न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, इस चीज के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जो पढ़ा था, आज हमने क्या पढ़ा, फोर्स पढ़ा, फोर्स के बारे में और इनर्शिया के बारे में पढ़ा। ठीक है, फोर्स पढ़ा हमने और इनर्शिया के बारे में पढ़ा कि बल क्या होता है। बल क्या होता है, किसी चीज को खींचना या धक्का मारना, आपके पास फोर्स होता है। बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है। सीजीएस मात्रक क्या है, डायन है। ठीक है, और आपके पास इनर्शिया क्या होता है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहना चाहेगी, जब मोशन कर रही है एक समान गति से तो एक समान गति में ही रहना चाहेगी। ठीक है, तो इनर्शिया क्या होता है, अपनी पोजीशन को चेंज ना होने देना, ऐसी नेचुरल टेंडेंसी, प्राकृतिक गुण किसी वस्तु का। 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में मैंने आपको एग्जांपल बताया, सिंपल सा एग्जांपल क्या बोला कि अगर बस रुकी हुई है एकदम से वो चलना शुरू कर दे तो हमारा अपर जो पार्ट है वो पीछे की तरफ चला जाता है। समझ आई चीज। ठीक है, उसके बाद हमने इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा कि अगर कोई वस्तु एक समान गति कर रही है, एक समान मोशन में है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, इसका मतलब वो मोशन में ही रहना चाहती थी। और एग्जाम्पल क्या बताया कि बस अगर चली हुई बस है, एकदम से ड्राइवर ब्रेक मार दे तो हमारा शरीर आगे की तरफ जाता है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर आप कोई ट्रेवल कर रहे हो ईस्ट में, मतलब एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, एकदम से आप वेस्ट में अगर मुड़ जाते हो या फिर एकदम से वेस्ट की डायरेक्शन में जाते हो तो आपका शरीर वेस्ट के विपरीत, वेस्ट के बिल्कुल अपोजिट साइड में झुकेगा, इस साइड। तो था इनर्शिया ऑफ क्या था, आपके पास डायरेक्शन था। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं कि अगर जैसे आपने देखा होगा बचपन में या फिर स्कूलों में, पुराने टाइम में स्कूलों में टाट पट्टी बिछाई जाती थी, उस पर बिठाया जाता था, तो बाद में क्या बोलते थे कि उसको झाड़ने की ड्यूटी लगती थी हर एक बच्चे की, किसको झाड़ के अंदर रखना है। तो उसमें से जो झाड़ के धूल होती थी उस पर, अब झाड़ोगे आप उसको, उसके धूल के पार्टिकल कहाँ हैं, मोशन में आ जाएंगे। ठीक है, पहले रेस्ट में थे, मोशन में आ जाएंगे। तो बताओ इसमें कौन सा टाइप है इनर्शिया का, आपने कमेंट बॉक्स के बताना है। उसके बाद हम न्यूटन के लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।